एनालिसिस करता हूं, मेरा काम है। आज अगर कोई घटना यहां पर घटित हो रही है इकोनॉमिकल, उसके 2 साल बाद क्या परिणाम होंगे, उसके 5 साल बाद परिणाम क्या होंगे, उसके 10 साल बाद परिणाम क्या होंगे, यह हमारा काम है, प्रोफेशन है, एनालिसिस करना। और आज जो कानून बन रहे हैं, ये कानून बनने के बाद 2 साल बाद क्या होने वाला है पता है? निर्मला सीतारमण, इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर, उसने संसद में खड़े होकर एक बात कही, 2 साल में हम सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेचने वाले हैं, सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसका मतलब क्या है? येणाऱ्या 2 वर्षात आम्ही सगळ्या सरकारी नोकऱ्या बंद करणार आहोत। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग समझ में नहीं आता, क्या बंद करने वाले, क्या बेचने वाले, हमें क्या लेना देना। ये बेचने वाले हैं आपकी इंडियन रेलवे, ये बेचने वाले हैं आपकी HPCL, BPCL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपकी LIC, आपका पोस्ट, आपके वाटर डिपार्टमेंट, आपके रोड डिपार्टमेंट, आपके एयर एविएशन, एयर इंडिया ऑलरेडी बेच दी। ये सारे पब्लिक सेक्टर जहां पर आपके लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑफिसर्स बन बैठे हैं, ये सारे 2 साल में बेचने वाले हैं। कोई नई भर्ती है कि यहां पर कि अभी 2 साल में सरकारी नौकरी मिली है? कोई है यहां पर? हाथ खड़ा करो। कोई है 2 साल में, 3 साल में कोई सरकारी नौकरी मिली है? अभी एक GR नागपुर के एक एजेंसी को सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जो भी पोस्ट हो, डॉक्टर पोस्ट भरना है तो नागपुर की एजेंसी से डॉक्टर पोस्ट उपलब्ध है, मैनेजर भरना है, प्रोफेसर भरना है, इंजीनियर भरना है, यहां तक कि मेरे ख्याल से आपके तहसीलदार को भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहां पर महाराष्ट्र में लाया गया है। तहसीलदार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं। कल कलेक्टर भी इसी एजेंसी से आएंगे, जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो ना, MPSC, UPSC। ऑलरेडी 450 लोग लैटरल एंट्री से IAS बना दिए गए। नो एग्जामिनेशन, नो रिटर्न्स, नो ओरल, डायरेक्टली सेलेक्ट एज जॉइंट सेक्रेटरीज। अब 2 साल में क्या होगा? जो भी आखिरी बचा हुआ आपका व्यक्ति है वो अपने रिटायरमेंट से बाहर आएगा और आपकी सारी पब्लिक सेक्टर जीरो हो जाएगी। 2 साल में आखिरी आदमी रिटायर होगा, नए बच्चों को एंट्री है नहीं। 2 साल में सभी प्राइवेटाइज होकर घर बैठ जाएंगे, नई नौकरी नहीं होगी। ऐसे हालात में आपकी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? एजुकेशन का अगले साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश में इंप्लीमेंट होने जा रही है। इसके अभी से ही ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स टीचर्स को, प्रोफेसर्स को दिए जा रहे हैं। वर्कशॉप शुरू हो गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से फिर से एक बार मनु का कानून इस देश में लागू होगा। मनु का कानून कहता है कि चमार का बेटा चमार बनेगा, नाई का बेटा नाई बनेगा, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर बनेगा। यही सिलेबस उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डाल दिया है। 5वीं के बच्चे को पूछा जाएगा कि इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, क्या सिलेक्ट करना है। वो घर जाके अपने पिता को पूछेगा कि क्या सिलेक्ट करूं। बाप अगर प्लम्बर है तो वो कहेगा कि बच्चे मुझे इलेक्ट्रिशियन का कोई काम पता नहीं, तू एक काम कर, प्लम्बिंग सिलेक्ट कर, ताकि घर में भी मैं तुझे ट्रेनिंग दे सकूं। बन गया ना प्लम्बर का बच्चा प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन का बच्चा इलेक्ट्रिशियन। इस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और अभी टाइम्स ग्रुप का एक सर्वे है, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट परसेंटेज 8वीं कक्षा के बाद शेड्यूल कास्ट के हैं। SC STs 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, पढ़ाई बंद कर रहे हैं। 2 साल बाद क्या होगा? हमारे बच्चे ये सारे एजुकेशन सेक्टर से बाहर फेंक दिए गए होंगे। क्या इस आने वाले परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं? अब स्कूल बनाना है,
कॉलेज बनाना है, वैभव ने कहा ना, मीडिया खड़ा करना है। आज हमारे पास नेशनलाइज मीडिया नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया नहीं है। ये तो अंग्रेजों का भला हो कि आज वो यूट्यूब के माध्यम से हमें अपना बात करने के लिए मौका दे रहे हैं। अगर ये यूट्यूब किसी भारतीय ने बनाया होता तो वहां पर भी हमारी जाति के वीडियोस देखकर, आज मेरे फेसबुक पेज को इन्होंने लिमिट कर दिया है, ना मैं शेयर कर सकता हूं, ना उसके व्यूज आते हैं। ब्राह्मण रोज मेरे पेज को रिपोर्ट मार रहा है, रिपोर्ट करता है। जो एक समय मेरे वीडियोस 1 मिलियन 10 मिलियन तक जाते थे, अब वो 100-200 लोगों तक भी नहीं जाते। 2 साल में हमारा मीडिया भी, हमारी आवाज भी खत्म हो जाएगी। यूट्यूब चैनल पर आज आवाज इंडिया के वीडियोस दिख रहे हैं, टीवी चैनल पर आज दिख रहा है। ये तो आवाज इंडिया है, इसीलिए मेरा आवाज इंडिया में गया, वरना आवाज इंडिया नहीं होता तो लोगों को पता भी नहीं होता कि राजरत्न अंबेडकर नाम की कोई व्यक्ति भी है। मीडिया खड़ा करने के लिए ऑफिशियल, मेरे ख्याल से ऑफिशियल 30 करोड़ रुपया उसकी फीस हो गई है। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने की, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की 30 करोड़ रुपए की फी है। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए AICTE यूजीसी की 10 करोड़ की फी है। बैंक बनाने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की 1 करोड़, कोऑपरेटिव बैंक के लिए 5 करोड़, नेशनलाइज बैंक के लिए 100 करोड़। मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं, ये आंकड़े सुनने के बाद आप कहोगे इतना पैसा हम कहां से लाएंगे, है ना? हमारे से तो होगा ही नहीं, ना तो हमारी यूनिवर्सिटी कभी होगी, 10 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? ना तो हमारा चैनल होगा, 30 करोड़ रुपए कहां से आएगा? ना तो हमारी बैंक होगी, 100 करोड़ कहां से आएंगे? ये कौन कह रहे पता है? किनके सवाल है? 2020, 2 साल 3-4 साल पीछे लेके जाता हूं। कोरोना थोड़ा सा याद करो, मार्च महीने में लॉकडाउन घोषित हुआ, वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन घोषित हुआ, और बाबा साहब की जयंती भी इसी लॉकडाउन में, उसी समय बाबा साहब की जयंती भी आ रही थी। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, कड़क लॉकडाउन होता, हम घर से बाहर भी जा नहीं पा रहे थे। मुझे बताओ उस साल की जयंती आप लोगों ने कैसे बनाई? क्या डीजे लगाया था? क्या पेंटिंग्स घर में की थी? क्या मिठाई लाई थी? क्या पटाखे बजाए थे? क्या इस तरह के बड़े बड़े पंडाल लगा के कार्यक्रम हुए? नहीं हुए। बाबा साहब की जयंती में मेरा उदाहरण देता हूं, हमारी बिल्डिंग को ही सील कर दिया गया था और इसलिए हम घर के बाहर नहीं जा सकते थे। झाड़ में, पेड़ में जो फूल आए थे वही फूल तोड़कर बाबा साहब के चरणों में रखे, बुद्ध के चरणों में रखे, एक मोमबत्ती बाबा साहब के चरणों में लगाई, बुद्ध के चरणों में लगाई और हाथ जोड़कर बाबा साहब की जयंती उस समय 2020 में हमने ये जयंती इस सादे पद्धति में की। आप लोगों ने भी ऐसी की होगी, ऐसी जयंती हुई। ये जयंती होने के बाद, क्योंकि उस समय मुझे थोड़ा समय मिल गया था मेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो मैं अपने थीसिस के लिए, क्योंकि मेरा थीसिस इकोनॉमी पर था, फाइनेंस पे था, इसलिए मैं इकोनॉमिक टाइम्स ये ऑनलाइन पेपर पढ़ता था। 16 अप्रैल को इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी, तीसरे चौथे पन्ने पर। इकोनॉमिक टाइम्स ये फाइनेंस का पेपर है, अर्थव्यवस्था का पेपर है। उस पेपर में बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती की खबर छपी। तो मैं सोचा ये इकोनॉमिक टाइम्स को बाबा साहब के जयंती से क्या लेना देना, इसलिए मैंने वो जयंती की न्यूज क्लिक की। वो जयंती की न्यूज मेरे आंखों के सामने आई। उस जयंती की न्यूज में क्या लिखा था पता है? कि बाबा साहब की जयंती कोरोना के चलते भारत में सेलिब्रेट नहीं हो पाई, इस वजह से इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। कितना? 2100 करोड. आता हे घुग्गुस सारखं तालुक्याचं ठिकाण आहे, नगरपालिका आहे, या नगर परिषदेमध्ये तुम्ही नाही म्हटलं तरी हा 5-5.5 लाखाचा तरी सेटअप असेल. 10 लाख, अरे बाप रे, मैं तो 5-5.5 समझ रहा था. विचार करा, जर एका छोट्याशा गावात, इतने से छोटे से गांव में अगर 10 लाख रुपए का ये कार्यक्रम आप कर रहे हो,
ऐसे कार्यक्रम पूरे भारत में होते हैं और एक रात में हम भारतीय इकोनॉमी को ये पैसा ये तो आपको किसी ने डोनेशन पे नहीं दिया ना, पैसे दिए ना आपने सामने से। जब आपने सामने से पैसे दिए तो मार्केट को, इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को आपने आज के दिन के लिए 10 लाख रुपए दिए। कितने? 10 लाख। हम 14 अप्रैल को भारतीय अर्थव्यवस्था को, इंडियन इकोनॉमी को कितने रुपए देते हैं? 2100 करोड़। एक दिन का खर्चा हमारा कितना है? 2100 करोड़। अब अपने आप से सवाल पूछो कि जो समाज एक रात में 2100 करोड़ रुपया खर्च कर सकती है, क्या वो समाज 30 करोड़ का अपना मीडिया खड़ा नहीं कर सकती? क्या वो समाज 10 करोड़ की अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं कर सकती? क्या वो समाज 100 करोड़ का अपना नेशनलाइज्ड बैंक खड़ा नहीं कर सकता? बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, फिर भी बाबा साहब ने सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन, बेंगलोर की जमीन, ये एजुकेशन सोसाइटी के लिए, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के लिए खड़ी की। पैसे नहीं थे, विजन था, दूरदृष्टि थी, एनालिसिस था। हमारे पास पैसा है, दूरदृष्टि नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। बाबा साहब ने 1946 में बौद्धों की स्वतंत्र शैक्षणिक व्यवस्था खड़ी की, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का लोगो देखो, 2 हरिण बैठे हुए हैं। और उस पीपल एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेजेस के नाम देखो, सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन, मिलिंद कॉलेज। बताइए, ये सारे नाम, ये लोगो किस संस्कृति के प्रतीक है? बौद्ध। क्या 1946 में बाबा साहब बौद्ध थे क्या? बौद्ध न होने के बावजूद बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्धों की स्वतंत्र शैक्षणिक व्यवस्था 10 साल पहले, धर्मांतर होने से 10 साल पहले ही खड़ी कर दी। क्यों? 10 साल बाद जब मैं बौद्ध हो जाऊंगा, तब मेरे समाज के लोगों को किसी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा के स्कूल में, कॉलेज में जाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए बौद्धों के खुद के स्कूल खड़े कर दिए थे, इसलिए पहले ही बनाकर रख दिए थे कि बौद्ध होने के बाद किसी ब्राह्मणी व्यवस्था के स्कूल और कॉलेजेस में मत जाओ। यहां पर बैठे हुए सभी माता अपने बच्चों को ब्राह्मणी स्कूलों में भेजते हैं। एक भी अंबेडकरी विचारधारा की स्कूल आपके चंद्रपुर में नहीं होगी। बुद्ध के शिक्षा को प्रचारित करने वाला एक भी सिलेबस आपके स्कूल में नहीं होगा। बाबा साहब 1946 में कर सकते थे, क्या हम 2024 में नहीं कर पाएंगे? उस समय तो पैसे भी नहीं थे। काय म्हणाला तो पाटील, बाबासाहेब भिका मागत होते म्हणे, बोला ना, भिका मागायचे। 1-1 रुपया लेकर बाबा साहब ने ये जमीनें खड़ी की, 1-1 रुपया लेकर बाबा साहब ने ये कॉलेजेस खड़े किए। हम लोग लाखों रुपए दे रहे हैं, लाखों, पार्टी फंड के नाम पर, जयंती के लिए। लेकिन हमारी एक बालवाड़ी ज्याला म्हणतो ना, ती बालवाड़ी नहीं, बालवाड़ी नहीं। और इसलिए हमारी इकोनॉमी, बुद्ध ने उस समय स्टैंड लिया। उस समय हमारी इकोनॉमी क्या थी? हमारे आर्थिक साधन क्या थे? हमारी भेड़ बकरियां। ब्राह्मण हमें गुलाम बनाने के लिए क्या करता था? राजा को जाकर कहता था कि हे राजन, मुझे सपना आया कि तेरा राज्य खतरे में है। तो राजा क्या कहता था कि हे ब्राह्मण, अगर मेरा राज्य मुझे बचाना है तो मुझे क्या करना होगा? तो ब्राह्मण कहता था कि हे राजन, अगर तुझे तेरा राज्य बचाना है तो तुझे 10,000 गायों की बलि देनी होगी, तुझे 1 लाख भेड़ों की आहुति चढ़ानी होगी। और फिर राजा इन किसानों के भेड़ बकरियां गाय की
बलि देता था। हमारे हाथों से हमारे अर्थव्यवस्था के साधन छीन लिए जाते थे। बुद्ध ने इसके खिलाफ आवाज उठाया और राजाओं को जाकर यह समझाया, और तब जाकर ये होम हवन यज्ञ सारे इस पर पाबंदी लाने का काम तथागत बुद्ध ने किया। आज वही दौर हमारे साथ हो रहा है। हमारे साथ भी वही हो रहा है जो उस समय बुद्ध के समय ये ब्राह्मण किया करते थे। आज हमें क्या कहा जाता है? वो 14 एप्रिल येते आहे, अशीच साधी साधी करणार। हे घ्या माझ्याकडनं 2 लाख रुपये, डीजे असलाच पाहिजे, ये लेके जाओ मेरे तरफ से 5 लाख रुपए, डीजे बजाओ, बाबा साहब की जयंती आ रही है। अरे ऐसी सूखी सूखी जयंती बनाओगे? शराब बांटी जाती है, हमारे बच्चों को रास्तों के ऊपर नचवाया जाता है, और ऐसी मनती है बाबा साहब की जयंती। जिन बाबा साहब ने पूरे जीवन में एक बूंद शराब को कभी हाथ नहीं लगाया, उनकी जयंती शराब पीकर मनाई जाती है। हमारे पैसों को हम अपने आंखों के सामने जलाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाबा साहब की जयंती नहीं मनानी चाहिए, मनानी चाहिए। 2100 करोड़ क्या, 21,000 करोड़ लग गए तब भी मनानी चाहिए। लेकिन किसने 365 डेज में से 364 डेज में से एक दिन बाबा साहब की जयंती आती है 14 अप्रैल को। ये एक दिन की 14 अप्रैल की जयंती मनाने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो बचे हुए 363 डेज बाबा साहब के विचारों पर चलता है, उसी को बाबा साहब की जयंती मनाने का अधिकार है। वरना यहां पर जयंती मना रहे हो और शराब पीकर नाच रहे हो, ऐसे लोगों को जयंती नहीं मनाई तब भी बाबा साहब को कोई कमी नहीं है। हम लोगों को बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलना जरूरी है।